ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। ठीक है, आज हाथ मजबूत हैं। आज हम लोग और पढ़ लेते हैं पॉलिटी, तो हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम लोग यहाँ पर शपथ लेते हैं कि आज फंडामेंटल राइट को आज ख़त्म करेंगे। मतलब इसको अगर अच्छे से ख़त्म किया जाए तो मुझे लग रहा है इसके लिए कम से कम 8 से 10 दिन का समय चाहिए। 7-8 क्लासेस तो चाहिए फंडामेंटल राइट को ढंग से ख़त्म करना है। हाँ, चलो खैर स्टार्ट करते हैं। संभवतः कल हम लोग इकोनॉमिक्स में सोच रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आज फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर देते हैं। और शेड्यूल में तो पता नहीं क्या क्या टॉपिक लगा है इकोनॉमिक्स में, उसमें 3-4 टॉपिक लिखे हुए हैं, है ना। हाँ, वो इंडस्ट्री भी लिखा है और इकोनॉमी भी लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखा उसमें टॉपिक। मैंने कल सोचा मैंने देखूं क्या है, तो उसमें 4-5 टॉपिक लिखे हुए हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि कल स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। हमारा मनी सिस्टम हो ही गया था, मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग कल पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा वो भी एक हो जाएगा। अच्छा, बैंकिंग भी हम लोगों का शायद हो चुका है, बैंकिंग नहीं हुआ, ओके ठीक है। चलिए, तो हम लोग कल मॉनेटरी पॉलिसी में इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे, तो ये टॉपिक निपट जाएगा। उसके बाद फिर शेयर मार्केट उठा लेंगे, है ना। खैर, फंडामेंटल राइट में आज हम लोगों को देखना है, कल हम लोगों ने आर्टिकल 20 कंप्लीट कर दिया, 19 कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20। ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखें। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले उठा करके आपको ले जाएं और आपको अपना पक्ष रखने का मौका ही न दिया जाए, है ना। तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। चलिए, तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 प्रोविज़न हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग इसके 3 प्रोविज़न पढ़ेंगे। एक प्रोविज़न तो ये होगा कि अगर जो है कोई भी, जिस समय आप कोई सजा अपराध कर रहे हैं, है ना, सपोज दैट मैंने जो है इसको एक थप्पड़ आज मार दिया, तो अब अगर आज ये चौकी में गया, मेरे खिलाफ इसने FIR की, तो मुझे जेल हुई, मेरे खिलाफ FIR हुई, ठीक है। कोर्ट ने जो मुझे सज़ा दी, तो आज के हिसाब से वो सज़ा दी जाएगी मुझे कि आज क्या अपराध है। एक थप्पड़ मारने की पता चले 2 दिन की सज़ा है, 2 दिन की सज़ा दे दी जाएगी। अब पता चले कुछ दिनों बाद संशोधन कर दिया जाए इस IPC में, और एक थप्पड़ मारने की सज़ा पता चले 2 साल कर दी जाए, तो ये खुश भाई, अभी तो इसने सज़ा हुई मुझे 1 रात की, या फिर थोड़ा बहुत जुर्माना हो गया, ये 2-4 घंटे में लॉकअप में बैठा के छोड़ दिया गया। अब 1 साल बाद जो है नया प्रोविज़न आ गया कि एक थप्पड़ मारने की सज़ा 2 साल। अब ये खुश कि अब जो है बढ़िया मौका मिल गया, है ना, बदला ये वापस से जाएगा, कहेगा कि देखिए जो है सज़ा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो फिर गिरफ्तार किया जाए, तो अब क्या मुझे गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, क्योंकि जिस समय मैंने अपराध किया था उस समय जो सज़ा IPC में बताई गई है, ठीक है, उसके हिसाब से मुझे खोल दे विनोद, तो मुझे क्या किया जाएगा? उसके हिसाब से ही मुझे
सज़ा दी जाएगी। यानी कि इसको कहा जा सकता है कि भूतलक्षी कानूनों पर प्रतिबंध है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि अब जो है आज जो अपराध किया जा रहा है उसके लिए आगे जो आने वाले कानून है उसके हिसाब से सज़ा दे दी जाए। ठीक है, तो एक तो प्रोविज़न ये हो गया। इसमें दूसरा प्रोविज़न देखें, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा। अगर आप कोई एक अपराध कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, है ना। आपने कोई एक अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक ही बार सज़ा दी जाएगी। अगर ये नहीं कि आपको कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया गया फिर उसके बाद दोबारा से उसी में ट्रायल स्टार्ट हो गया। एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी याद आती है, मूवी का नाम याद नहीं है, तो उसको जो है झूठे मर्डर के केस में फंसा दिया जाता है। हाँ, तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा होती है, बशर्ते वो 13-14 सालों में छूट जाता है। और फिर एक सीन दिखाया जाता है कोर्ट का, उसमें अमिताभ बच्चन भी होता है और वो जिसके मर्डर की सज़ा वो भुगत के आया था वो भी वहीं पे अवेलेबल होता है कोर्ट के अंदर। तो अमिताभ बच्चन उसको वहीं पर जज के सामने मार देता है। हाँ, और फिर वो कहता है कि इसके मर्डर की सज़ा तो मुझे हो चुकी थी और हमारा कानून इजाज़त नहीं देता कि एक ही अपराध की 2 बार सज़ा दे दी जाए, है ना। तो यार मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद अंधा ही कानून है ना। तो उसको एक बार सज़ा हो गई होती है, दोबारा मर्डर में फिर वो दलील देता है ना अपनी कि जो है इसके मर्डर की तो एक बार मुझे सज़ा हो चुकी है और कानून ये इजाज़त देता नहीं है कि एक ही अपराध की 2 बार सज़ा दे दी जाए। तो पढ़ा लिखा था, उसको पता था आर्टिकल 20 का ही जो प्रोविज़न था सेकंड वाला। तो एक ही अपराध मतलब कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, मतलब कि दोहरे दंड पर रोक, दोहरे दंड पर रोक। एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक, चलिए तीसरा प्रोविज़न क्या कहता है। ठीक है, तीसरा प्रोविज़न कहता है कि किसी भी अपराधी को उसके ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। किसी को उठा लिया तो पुलिस वाले ये अब उसकी जिम्मेदारी नहीं है अपराधी की कि वो अपने खिलाफ सबूत पेश करे कि साक्ष्य दे, उसकी ना उसकी जिम्मेदारी है ना उसको जो है बाध्य किया जा सकता। ये जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस एविडेंस जुटाए, है ना, विपक्षी जो है वो एविडेंस जुटाए। तो ये जिम्मेदारी विपक्षियों पर रखी गई है, दूसरे पक्ष वाले पर। मतलब कि जो अपराधी है, अपराधी अपने खिलाफ स्वयं साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब इसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन अब पूछताछ करके, अच्छा इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है ना कि आप जो है किसी को जुडिशियल कस्टडी में अगर आप ले रहे हैं, पुलिस रिमांड में अगर आप ले रहे हैं तो उस पर टॉर्चर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस यही करती थी, है ना, उसको मार पीट के उसके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठा करने की कोशिश करती थी पुलिस। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि आप जो है, इसीलिए पुलिस की जो पुलिस रिमांड में जो भी गवाही दी गई है, पुलिस रिमांड में अपराधी जो भी गवाही देता है वो गवाही एक्सेप्टेबल नहीं होती कोर्ट में। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि पुलिस रिमांड में आप पुलिस वालों से कुछ भी कह दोगे, हाँ मैंने मारा है, ऐसे मारा है, तो पुलिस के सामने आपने गवाही दी है पुलिस रिमांड में। देखिए, पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है दोनों में, पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी में? अरे पुलिस रिमांड का मतलब है कि जैसे पुलिस रिमांड, पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने पेश किया 24 घंटे के अंदर, अब उससे पुलिस क्या कहेगी न्यायालय से कि हमें रिमांड में दे दो। रिमांड वापस उससे मांग रही है कि हमें क्या करना है, हमें इससे पूछताछ करना है ना। तो हमको क्या कह दिया जाए, रिमांड में दे दिया जाए, पुलिस रिमांड में। तो कोर्ट क्या करती है कि 7 दिन की रिमांड, है ना, 12 दिन की रिमांड में दे देती है कोर्ट। और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, वो फिर न्यायालय के अधीन वो जेल में है। ये जेल क्या है, जुडिशियल कस्टडी है। देखिए, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ तब भी बहुत सारे कैदी जेल में होते हैं, उनके ऊपर क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। नहीं बात समझ में आ रही भैया? जो जेल है ये पुलिस के अंतर्गत नहीं होती,
पहली बात तो समझ लो कि वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तुम्हें लगता हो कि पुलिस के अधीन आती है। जेल में पुलिस का कोई पावर चलता ही नहीं है। जेल किसके अधीन होती है? न्यायालय के, कोर्ट के। इसलिए हमेशा मजिस्ट्रेट दौरा करता है, एसपी दौरा नहीं करता कभी जेल का। जेल किसके अधीन आती है? मजिस्ट्रेट के। ठीक है, तो जो बांदा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो जब दौरा करेगा तब इनके हाथ पांव फूलते हैं। एसपी के जाने में हाथ पांव ना फूलेंगे, है ना। हो सकता है एसपी अगर जा, वो ठीक है, एसपी पावर अलग है, लेकिन अगर एसपी भी जाएगा तो उसको भी पहले कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो होती है जुडिशियल कस्टडी। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ जब ट्रायल चल रहा होता है तो उस ट्रायल के दौरान उसको कहाँ भेज दिया जाता है? जेल में। और उसके खिलाफ वो सब चल रही होती कार्रवाई। जैसे कि मुख्तार अंसारी, कौन सा उसको सजा हो गई है, लेकिन फिर भी वो 15-20 साल से जेल में है। क्योंकि कहा जा, न्यायपालिका का ये मानना है, न्यायालय का, कि अगर इस व्यक्ति को खुला छोड़ दिया गया तो ये अपने खिलाफ जो सबूत हैं सबको नष्ट कर देगा। तो इसलिए वो सबूतों को नष्ट न कर पाए, इसलिए उसको कस्टडी में रखा गया है, जुडिशियल कस्टडी में। वो पुलिस के अधीन नहीं है। और पुलिस क्या करती है? पुलिस रिमांड में लेती है, तब वो पुलिस अपने पास रखती है उसको लॉकअप में। बस समझ में ना। तो वो जब भी तुम्हें मूवी में दिखाया जाएगा मारते कूटते पुलिस वालों के द्वारा, तो वो कहाँ पे होते हैं? जेल में नहीं होते, वो पुलिस की कस्टडी में होते हैं, पुलिस के लॉकअप में। इसीलिए जो अपराधी होते हैं वो बिल्कुल हाथ पांव जोड़ते रहते हैं जज से कि हमको पुलिस रिमांड में ना दो, हमको तुम कहाँ कर दो? जुडिशियल कस्टडी में डाल दो। तो पता है पुलिस रिमांड में जाएंगे तो कूटे जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अपराधी को अपने, इसीलिए इसी को पूरा करने के लिए ही न्यायालय ने कितनी चीज़ें बोली हैं कि एक तो पुलिस के सामने दी गई जो गवाही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को आप फोर्सफुली आप नहीं कह सकते कि अपने खिलाफ वो सबूत दे। इसीलिए जो नार्को टेस्ट वगैरह, लाई डिटेक्टर, इन सबको क्या किया गया? ये सब जो है बिना मतलब कोर्ट के अनुमति के कराए नहीं जा सकते। ठीक। दूसरी चीज़ और, नार्को टेस्ट वगैरह वो अगर मान लीजिए कोई बहुत जो है संगीन अपराध में कोई व्यक्ति लिप्त है, तभी उसकी मर्जी के खिलाफ नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर कराए जा सकते हैं। अगर छोटा मोटा अपराध है कि पता चले कि चोरी वोरी का अपराध है और ये वो, तो जब तक वो व्यक्ति स्वयं सहमति नहीं दे देगा, रिटर्न, वो व्यक्ति स्वयं रिटर्न सहमति देगा नार्को टेस्ट की, तभी नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। अब पता चले कोई बहुत बड़ा अपराधी है तो उसमें भले ही उसकी अब वो काहे को देगा अपनी सहमति, उसको तो पता है ना कि मेरी सहमति के बिना नहीं हो सकता नार्को टेस्ट। तो वहाँ पर फिर कुछ, चूँकि मैंने बताया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना। तो जितने भी लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट वगैरह सब आते हैं यहीं आते हैं, और उन सब को वो सब बिना अपराधी की सहमति के ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से वो स्वयं ही अपने खिलाफ साक्ष्य दे रहा है इनके द्वारा, है ना। चलो, तो हेडिंग डाल लो जरा, 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। अपराध के लिए 2 स्थिति के संबंध संरक्षण लिख लीजिए। इसमें 3 प्रावधान का जिक्र किया गया है। इसके लिए 3 प्रावधान का जिक्र किया गया है। पहला डालिए आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 लिखिए। किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कोई कानून भंग ना किया हो, जब तक उसने कोई कानून भंग ना किया हो, और उस दंड से ज़्यादा भी दंड नहीं दिया जा सकता, और उस दंड से भी ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकता, और उस दंड से ज़्यादा भी दंड नहीं दिया जा सकता जो कृत्य करते समय निर्धारित था, जो कृत्य करते समय निर्धारित था।
जो कृत्य करते समय निर्धारित था। ठीक है, इसी को कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा जा सकता है। हाँ, मैं ये मतलब मेन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है कि जिस समय आप सीधी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज जिसे कहेंगे, ठीक है, जिस समय आप अपराध कर रहे हैं उस समय जो भी दंड का प्रावधान है आपको केवल उसी के आधार पर दंड दिया जा सकता है। पता चले अभी आपने अपराध किया, ठीक है, चोरी आपने अपराध की और इस समय चोरी के अपराध की सजा है 1 महीने जेल, और कुछ समय बाद संसद क्या करे, कानून बदल दे और चोरी के अपराध की सजा दोनों हाथ काटना कर दी जाए। तो अब आपने जिस समय अपराध किया था उस समय तो 1 महीने की जेल थी ना, तो आपको अब 1 ही महीने की जेल दी जाएगी। अब ये नहीं कि भाई ट्रायल चल रहा है आपके खिलाफ, जब तक भाई वो सिद्ध नहीं कर देगा सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट जब तक न्यायपालिका वो नहीं कर देगी, सिद्ध नहीं कर देगी कि हाँ आप चोरी के दोषी, तो आप तक आपको जो है जेल होगी नहीं, मतलब आपको सज़ा नहीं होगी, आप कस्टडी में रहेंगे, सज़ा नहीं होगी। अब आप कस्टडी में हैं और उसी समय संसद ने कानून पारित कर दिया कि दोनों हाथ काटने की सज़ा, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये अच्छा, ये बिल्कुल लेटेस्ट आया है, अपडेटेड वर्जन है ना। तो अब ये कोर्ट ये ना कहेगा ना कि ये अपडेटेड वर्जन है, तो अपडेटेड वर्जन को, है ना, तो अपडेटेड वर्जन में तो आप गए। तो न्यायपालिका ये मानती है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपराध कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस अपराध की सजा क्या है। भाई कोई भी गांव का कोई भी अंगूठा छाप व्यक्ति भी नहीं बच सकता इस चीज़ से, वो कहते कि साहब हमको कानून का नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि कानून ये मानता है कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको कानून का पता होना चाहिए। अब आप ये कह के नहीं बच सकते कि हमको तो कानून का पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे कि जो है मर्डर करने की सज़ा केवल 3 साल जेल होती है और यहाँ तो जो है आप फांसी पर लटका देना, हमको सब पता नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि क्या माना गया कि सबको, अगर व्यक्ति नागरिक है देश का तो उसको आईपीसी और संविधान पता होना चाहिए। बात समझे? ठीक है, तो यही क्या है, यही है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आगे लिखिए जरा। यह अनुच्छेद निर्धारित करता है, यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि कोई भी कानून, यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि कोई भी कानून भूतलक्षी प्रभाव का नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि कोई भी कानून भूतलक्षी प्रभाव का नहीं हो सकता। भूतलक्षी प्रभाव मतलब होता है कि आज आपने क्राइम किया और पीछे समय से जो है उसको लागू कर दिया जाए। अगर कानून आज बना तो आज ही की डेट, अगर आज 5 जनवरी है तो ये कानून आज 5 जनवरी से ही लागू माना जाएगा। ये नहीं कि इस कानून को 31 दिसंबर से लागू मान लिया जाए, है ना। चलिए, तो यही है भूतलक्षी कानून पर प्रतिबंध, यानी कि आप बैक डेट पर जाके आप कानून को लागू नहीं कर सकते, है ना। तो क्या मैंने लिखवाया, यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि कोई भी कानून भूतलक्षी प्रभाव का नहीं हो सकता, अर्थात कानून अपनी बनाई गई तिथि के पूर्व की तिथि से, अर्थात कानून अपनी बनाई गई तिथि की पूर्व की तिथि से, तिथि के पूर्व की तिथि से लागू नहीं किया जा सकता है। बनाए गए तिथि के पूर्व की तिथि से लागू नहीं किया जा सकता है। आगे लिखिए जरा। यह केवल फौजदारी कानूनों पर लागू होता है। यह केवल फौजदारी कानूनों पर, क्रिमिनल केसेस में लागू होता है, ठीक है। सिविल केस इसके अंतर्गत नहीं आते, सिविल केस इसके अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। मतलब कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये किस पे लागू होता है, क्रिमिनल केसेस पे, है ना। अब आपने किसी कोई घपला किया है, गबन किया है, सिविल से संबंधित मामला है, हाँ, वो मैं फ्लो में वो चोरी वाला एग्जांपल दे गया था, तो एक्चुअली में वो गलत माना जाना चाहिए। तो जो सिविल केसेस होते हैं तो इसमें रेट्रोस्पेक्टिव वैलिड होता है, इस पे आप पुराने समय से भी माना जा सकता है, मतलब क्रिमिनल में नहीं माना जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, कभी पूछा सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि भाई आपको ये तो पता होगा कि 20 क्लॉज 1 में क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की गई है,
तो अब वहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये केवल जो क्रिमिनल केसेस हैं उस पर ये लागू होता है कि अगर आपने कोई क्रिमिनल क्राइम की, मतलब कोई क्राइम ऐसा किया है जो किसी व्यक्ति से संबंधित है ना, तो उसमें आपको बैक डेट से सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई सिविल है, सिविल से संबंधित मुकदमा है, तो उसमें बैक डेट से भी सज़ा दी जा सकती है। यानी कि जो कानून जो आज बन रहा है उसको बैक डेट से भी जाके लागू किया जा सकता है सिविल मामलों में। अब ज़रा एक लिख लीजिए, एक ज़रा केस स्टडी लिख लीजिए। हाँ, केस स्टडी लिख लीजिए। किशोर न्याय कानून, मतलब कि एक एक्ट आया है, एक कानून लाया गया था, किशोर न्याय कानून, बच्चों के लिए आया था ये किशोर न्याय कानून, किशोर न्याय कानून संशोधन अधिनियम 2016, किशोर न्याय कानून संशोधन अधिनियम 2016 देखिए। 16 वर्ष के किशोर न्याय कानून संशोधन अधिनियम 2016, देखिए 16 वर्ष के आयु के बच्चे, 16 वर्ष के आयु के बच्चे यदि गंभीर, 16 वर्ष के आयु के बच्चे यदि गंभीर एवं जघन्य अपराध के दोषी पाए जाते हैं, 16 वर्ष की आयु के बच्चे यदि किसी गंभीर एवं जघन्य अपराध के दोषी पाए जाते हैं तो वो उसी सज़ा के भागीदार होंगे, तो वो उसी सज़ा के भागीदार होंगे जो वयस्क के लिए निर्धारित है, जो वयस्क के लिए निर्धारित है। अब देखिए, ये जो चाइल्ड एक्ट जो था किशोर बच्चों के लिए, भाई बच्चे मतलब माने गए थे 18 साल से कम वाले, उनको माइनर एज माना गया था। तो माइनर एज वाले माइनर एज के जो बच्चे हैं उनको 2016 से पहले उनके लिए अलग प्रावधान था। उनको क्या माना जाता था कि ये जो है अभी क्या है, हाँ बच्चे हैं, इनको अभी समझ नहीं है कि जो अपराध कर रहे हैं उसकी समझ। लेकिन जब वो दिल्ली वाला केस हुआ था 2011 वाला, क्या नाम था, क्या नाम रखा गया था उस लड़की का, निर्भया, तो उसके जो अपराधी थे उसमें शायद एक बच्चा था जो कि 17 साल का था, है ना। तो उस अपराध उससे क्या हुआ कि ये बात बार बार न्यूज़ में आने लगी, लोग इसकी डिमांड करने लगे कि अब क्या किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि जो ये किशोर कानून है, बच्चों के लिए जो कानून है, इसमें भी संशोधन किया जाना चाहिए। तो अब ये जो 2016 में इसी में संशोधन किया गया, उसी एक्ट में। और अब ये जो माइनर जो एज है उसको 18 से घटा के कितना कर दिया गया, 16 साल। लेकिन क्या उस लड़के को सजा दी जाएगी इसके आधार पर? नहीं। अब 2016 के बाद जो अब अपराध होंगे अब उसमें सजा दी जाएगी। अब उसमें जो है अब 18 साल से 16 साल वाले जो बच्चे हैं, 2 साल वाले, उनको भी अब वयस्क वाली श्रेणी में ले आया गया है। ठीक है, तो हाँ लिखिए आगे जरा। 16 साल से आयु के कम के बच्चे यदि गंभीर अपराध के दोषी पाए जाते हैं तो वो सजा के भागीदार होंगे जो वयस्क के लिए निर्धारित है। हाँ आगे देखिए, कोई 16 वर्ष का बच्चा, कोई 16 वर्ष का बच्चा अपराध परिणामों को, कोई 16 वर्ष का बच्चा अपराध परिणामों को जानता हुआ कर रहा है, जानता हुआ कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए, कोई 16 वर्ष का बच्चा अपराध परिणामों को जानता हुआ कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गठित किया गया। जुवेनाइल होता है मतलब कि ये मतलब एक अव्यस्त एक तरीके से कह दें हम, हाँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये 16 से 18 साल वाले में जुवेनाइल केस में ही आते हैं। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गठित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड, प्रत्येक जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड गठित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड गठित किया जाएगा और चाइल्ड केयर सेंटर, और चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे,
और चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यदि कोई 16 वर्ष या उससे अधिक का बच्चा, यदि कोई 16 वर्ष या उससे अधिक का बच्चा, यदि कोई 16 वर्ष या उससे अधिक का बच्चा किसी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाएगा, यदि किसी गंभीर अपराध का दोषी, मतलब यदि कुछ क्या है मैंने बोला, हाँ, यदि गंभीर अपराध का दोषी पाया जाएगा तो उसे 21 वर्ष की आयु तक चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाएगा। तो उसे 21 वर्ष की आयु तक चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाएगा और उसके पश्चात उसे जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। है ना? ठीक है, तो ये आप लोग ये संशोधन अधिनियम समझ गया क्या इसमें संशोधन किया गया भाई। अब इसमें कह दिया गया कि 18 साल से 16 साल के जो गैप के जो बच्चे हैं उनको भी अब वही सज़ा मिलेगी जो 18 साल से ऊपर वाले वयस्कों को मिलनी थी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये क्या किया गया कि जुवेनाइल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, है ना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। और वो बोर्ड क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है माइनर एज का है, तो अब 16 साल से लेकर के और 21 साल तक उसको अलग रखा जाएगा चाइल्ड केयर सेंटर में। क्योंकि कोर्ट ये मानती है कि अगर उस बच्चे को, मान लीजिए 16 साल का बच्चा है, 16.5 साल का है, तो उसको अगर जेल में रख दिया जाएगा तो अभी वो क्या है, अभी उसका दिमाग बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई भी बोल्ड कर सकता है, तो वहाँ पर वो छटे हुए अपराधियों के साथ रहेगा। तो उसका जो मानसिक विकास है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, और उसकी जो सोचने समझने की कैपेबिलिटी वो वैसी हो जाएगी उस अपराधी के जैसी। तो इसीलिए अभी छोटे बच्चों को, क्योंकि ये जल्दी मोल्ड हो जाएंगे ना, तो अभी ऐसे बच्चों को उन अपराधियों के साथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए उनको 16 साल से लेकर 21 साल तक कहाँ रखा जाएगा, चाइल्ड केयर सेंटर में। और जब वो 21 साल का हो जाएगा तब उसको जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सज़ा वही रहेगी, सज़ा में कोई अंतर नहीं है, बस क्या है कि जेल की जगह उसको चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाएगा। तो वो तो फिर उसमें आ जाएगा ना, उसके लिए तो अलग प्रोविज़न हो जाएंगे। ये अभी तक तो ये 18 साल से कम वाले बच्चे ही माने जाते थे, अवयस्क बच्चे माने जाते थे। अब तो वो 18 से 2 साल और घटा दिया गया, 16 कर दिया गया। ठीक है, हाँ, उनके लिए अलग प्रोविज़न, उनके लिए सज़ा कम होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। अब मान लीजिए कोई 5 साल 4 साल का बच्चा कुछ करे दे रहा है, बहुत सारे केस आते हैं यार, गलती से भाई बच्चे ने कुछ कर दिया, है ना, तो अब उसको सज़ा देने लगो क्या? नहीं, क्योंकि कानून क्या मानता है कि उसके अंदर अभी दिमाग ही नहीं है, तो क्या कर रहा है वो, तो उसको थोड़ा अब सज़ा मिल जाएगी कि उसको तुम कह दो कि अभी वो 16 साल तक तो अपने घर वालों के पास रहेगा, और फिर 16 साल के बाद उसको उठा के कई साल तक जो है डाल देंगे चाइल्ड केयर सेंटर में, फिर उसके बाद उससे जेल। ठीक, अब लिख लीजिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20, 16 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनको सुधार गृह में जरूर डाल दिया जाता है। सुधार गृह में, उनको जेल नहीं होती, सुधार गृह में डालना ही। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है सुधार गृह में चले गए तो उनके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। सुधार गृह में डाले गए लेकिन उनके ऊपर इस तरह के केस नहीं दर्ज होते, उनको सुधार गृह में डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 लिखिए, किसी अपराधी को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, जरा लिख लीजिए इसमें, अमेरिका में दोष मुक्त व्यक्ति पर, अमेरिका में दोष मुक्त व्यक्ति पर उसी केस में दोबारा सुनवाई नहीं की जा सकती।
अमेरिका में दोष मुक्त व्यक्ति पर उसी केस में दोबारा सुनवाई नहीं की जा सकती, परंतु भारत में उसी केस में दोष मुक्त व्यक्ति के विरुद्ध, जबकि भारत में उसी केस में दोष मुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में संभव है। अपील उच्चतर लिख लेना, उच्चतम नहीं लिखना, उच्चतर लिखना। अपर कोर्ट में, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसकी अपर कोर्ट हाई कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट से अपर सुप्रीम कोर्ट, तो उसके खिलाफ अपील उच्चतर न्यायालय में संभव है। यहाँ तक कि छोटी खंडपीठ से, यहाँ तक कि छोटी खंडपीठ से बड़ी खंडपीठ में, यहाँ तक कि छोटी खंडपीठ से बड़ी खंडपीठ में अपील की जा सकती है। अब ऐसा क्यों है भैया, ऐसा क्यों है? अरे यार, अमेरिका में आप देख रहे हैं वहाँ पे फेडरल कोर्ट है ना, फेडरल कोर्ट सिस्टम है। हर राज्यों की अपनी स्वयं की सर्वोच्च न्यायालय है और केंद्र की अपनी अलग सर्वोच्च न्यायालय है। वहाँ पर 51 सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, तो सब बराबर पावर रखती हैं। तो अब किसी राज्य की कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया है और उसी के ही स्तर की अन्य दूसरी भी है, तो कैसे वो उसका मामला सुन लेगी? और हमारे भारत में क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, इसलिए जो है हम अपील कर सकते हैं, है ना। तो ये है इसका कारण। जरा इसमें लिखिए, एक केस लिख लेते हैं। वेंकट रमन बनाम भारत संघ, वेंकट रमन बनाम भारत संघ, वाद 1954, वेंकट रमन बनाम भारत संघ, वाद 1954। लिखिए, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही दोहरे दंड के अधीन नहीं आता। ठीक है, विभाग, भाई कोई सरकारी कर्मचारी है, अब मान लीजिए पुलिस का कोई अधिकारी है, अब उसने कोई क्राइम कर दिया, तो पहले तो जो उसका विभाग है वो पहले कार्रवाई करता है, पहले उसका विभाग कार्रवाई करता है। उसको क्या कर दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया। अब मान लो मर्डर उसने किया तो सबसे पहले तो उसका विभाग कार्रवाई करेगा, उसको डिसमिस कर दिया गया। अब कोर्ट में अब जाएगा केस, अब कोर्ट उसको क्या करेगी, एज अ आम नागरिक की तरह बिल्कुल सारा कुछ चलेगा उसमें केस, और उसको सजा हो गई 8 साल की, 7 साल की, 302 लग गया। तो अब इसको आप दोहरा दंड नहीं मान सकते कि विभाग ने भी एक बार तो उसे दंड विभाग ने दे दिया, उसको नौकरी से हटा दिया, और दोबारा जो है न्यायालय ने भी उसको दंड दिया, तो इसको आप नहीं मान सकते क्या, दोहरा दंड। एक केस लिख रहे, अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली केस, हाँ, वर्सेस अरुण जेटली। ये दोनों पक्षों हाँ, ये केस था 2015-16 का था, इसका केस का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, 16-17, ये पहली बार का मुख्यमंत्री बना है, 15 में, 15 या 16 का ही केस है, ठीक है, उसी समय का है, 15 में बना है, फिर इसने रिज़ाइन दे दिया है, दोबारा फिर से बना है, तो ये वही 15 या 16 का केस है। तो अच्छा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या हुआ है, क्रिमिनल भी कार्रवाई चल रही है और सिविल भी चल रही है, तो अब उसको अर्थदंड भी दिया जाएगा और उसको क्या दिया जाएगा, जेल भी दी जाएगी। तो इस केस इस चीज़ को भी दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। भाई आप हर जगह लिखा हुआ देखते हैं ना, हर जगह आप लिखा हुआ देखते हैं कि अगर आप मतलब ये चीज़ करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपये का दंड तथा 1 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। हाँ, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर ठीक है, आपको जो है 500 रुपये का दंड या 2 दिन की जेल या फिर दोनों हो सकती है। तो अब आप इसको भी नहीं कह सकते कि ये भी दोहरा दंड है,
इस चीज़ को भी आप नहीं कह सकते कि क्या है ये दोहरा दंड। ठीक है, तो इसको ज़रा लिख लो। हाँ हाँ, मतलब जहाँ भी करते हैं, मतलब जहाँ भी करते हैं, सुने तो ना। देखिए किसी मामले में यदि क्रिमिनल और सिविल, किसी मामले में यदि क्रिमिनल और सिविल दोनों कार्यवाही चल रही हैं, किसी मामले में यदि क्रिमिनल और सिविल दोनों कार्यवाही चल रही हैं, तो इसे दोहरा दंड नहीं माना जाएगा, तो इसे दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब लिख लीजिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 लिखिए किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध, किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक केस लिखिए, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक 2010। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर, LIE लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग को अनुच्छेद, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्शन टेस्ट आदि को अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के विरुद्ध माना जाएगा, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के विरुद्ध माना जाएगा, और बिना अपराधी की स्वीकृति के इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, और बिना अपराधी के स्वीकृति के इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता में रोक नहीं लगाई जा सकती सिवाय विधि सम्यक प्रक्रिया के। वर्ड ये ध्यान रखने लायक है, सिवाय विधि सम्यक प्रक्रिया के, यानी किसी भी व्यक्ति के इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता सिवाय विधि सम्यक प्रक्रिया के। और ये जो विधि सम्यक प्रक्रिया है, ये वर्ड लिया गया है जापान से। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है।
विधि सम्मत प्रक्रिया, है ना। तो सिवाय विधि सम्मत प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति से उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना नहीं दे सकता। और अगर भाई मैंने बताया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है असीमित नहीं है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। हर एक अधिकार में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। कोई भी आप अधिकार ले लीजिए, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? सम्यक विधि की सम्यक प्रक्रिया। अब भैया जो है आपको मर्डर करने की सजा या बम फोड़ देने की सजा मृत्युदंड है और आपको फांसी पर लटकाया जा रहा है, और आप क्या कह देंगे? ये तो मेरे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 21 मुझे प्राण की स्वतंत्रता देता है, तो मेरे प्राण को लिया नहीं जा सकता। तो कोर्ट क्या कहेगी कि एक वर्ड और लिखा है, विधि सम्यक प्रक्रिया के तहत हम ले सकते हैं। यानी आप समाज में आप रहने के काबिल नहीं है, आप समाज में रहने के काबिल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि कानून ऐसा है, और कानून ऐसा है तो आपको सजा देनी पड़ेगी, है ना। तो ये विधि सम्यक प्रक्रिया लिया गया जापान से। अच्छा, अब चूंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए था, उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्यों दी गई, वो क्यों थी? वो आपके 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को पूरा करने के लिए थी। उसी तरीके से आपके आर्टिकल 21 को भी पूरा करने के लिए, या मैं कह दूं इनकी भी पूरक कुछ अधिकार हैं, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, भाई स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, आपको ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, तो आपके तो प्राण के अधिकार का हनन ना हो गया, आप तो जल्दी निकल लेंगे आप। तो दिल्ली में जो स्मॉग की जो समस्या आती रहती है और लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं, तो इसी आर्टिकल का जो है सहारा लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगा देती है कि पटाखे बैन, ठीक है, पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करिए, पराली ना जलाइए, तो सब क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा कि एक आर्टिकल 21 का हनन होने लगेगा। जैसे स्वच्छ पेयजल का अधिकार, इसमें बहुत सारे मतलब उसमें तो चलो फिर भी कमी थे, इसमें बहुत सारे हैं। स्वच्छ पेयजल, है ना। सोने का अधिकार इसी में आ जाएगा, तो आपको गहरी नींद में आपको सोने का अधिकार है। बाबा रामदेव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वसंज्ञान से मामला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वसंज्ञान से मामला लिया कि रात में 2 बजे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठीचार्ज कैसे कर दिया गया, क्योंकि रात में 2 बजे सब सो रहे हैं और उनको सोने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने खुद से वो स्वसंज्ञान से वो मामला लिया था और फटकार लगाई थी सरकार को, ठीक है। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो जाएगा, स्वच्छ पेयजल का अधिकार हो जाएगा, गहरी नींद में सोने का अधिकार हो जाएगा, है ना। ये आपको जो आवास बना के दे रही है सरकार, तो वो किसके आधार पर? इसी के आधार पर। अगर मनरेगा को हम लें तो मनरेगा को भी हम इसी में आधार ले सकते हैं, क्योंकि आपको आजीविका का भी आपको अधिकार है। आपके प्राण को ही पूरा करने के लिए, प्राण के अधिकार को ही पूरा करने के लिए आपको आजीविका अर्जित करने का भी आपको क्या होना चाहिए? मौका होना चाहिए। भले ही वो टॉपिक, भले ही वो डीपीएसपी के तहत उसको रखा गया है कि सरकार जब कैपेबल होगी तब वो वैसे सुविधा उपलब्ध कराएगी, पर फिर भी सरकार का ये दायित्व है कि सरकार ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराए। अब कोरोना आ गया तो सरकार जो है मुफ्त राशन बंटवाए, भोजन का अधिकार, ठीक है। आपको कहीं भी विचरण करने का अधिकार। मेनका गांधी केस आया था 1978 में, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, अमेरिका नहीं जाने दिया जा रहा था, तो वो लेकर के आए केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी क्या है, उनका निजता का अधिकार है, ये भी निजता का। आप किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन विधि सम्यक प्रक्रिया जहां पर लागू ना हुआ, अब पता चले कानून ने कह रखा है, कोई उनके ऊपर केस चल रहा है किसी व्यक्ति के खिलाफ, और उसको कानून ने कह रखा कि आप बाहर नहीं जा सकते, और वो बाहर जाने के लिए कहे कि ये तो हमारे आर्टिकल 21 और मेनका गांधी केस को वो कोर्ट करे, तो संभव नहीं, क्यों? कानून ने के आधार पर आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोग बातें करेंगे, तो इसमें ज़रा लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। लिखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार एवं स्वतंत्रता के अधिकार को, एवं स्वतंत्रता के, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार एवं स्वतंत्रता के अधिकार को विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि की स्थापित प्रक्रिया
विधि की स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। विधि की स्थापित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। और वहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिएगा, जापान से लिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मेनका गांधी केस 1978 में, मेनका गांधी केस 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने, मेनका गांधी केस 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार का अर्थ, जीवन के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहना ही नहीं है। लिखे रहो बहुत तेजी के साथ। जीवन के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति का गर्मामयी जीवन, बल्कि व्यक्ति का गर्मामयी जीवन सुनिश्चित होना भी है, बल्कि व्यक्ति का गरिमामयी जीवन सुनिश्चित होना भी है। और इसके लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का, और इसके लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाएगा, और इसके लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। आगे लिखिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। अर्थात किसी भी मामले में पक्षपात नहीं होना चाहिए, और किसी भी मामले में पक्षपात नहीं होना चाहिए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो किसी मामले में शामिल है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो किसी मामले में शामिल है, उसे सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की स्थापित प्रक्रिया, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर, विधि की स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया, देखो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया। ठीक है, लिखिए, विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार, विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार विधायिका द्वारा बनाया गया कानून तार्किक, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून तार्किक, न्यायपूर्ण, तार्किक, न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित, तार्किक, न्यायपूर्ण तथा पक्षपात रहित होना चाहिए, होना चाहिए, अन्यथा उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, अन्यथा उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है,
ज़रा लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की सम्यक प्रक्रिया को आधार बनाते हुए निम्नलिखित अधिकारों को अनुच्छेद 21 का भाग बताया है। अनुच्छेद 21 का भाग बताया है। जैसे पहला पॉइंट, मेडिकल सहायता पाने का अधिकार। मेडिकल सहायता पाने का अधिकार। मेडिकल सहायता, ये जो सरकारी अस्पताल जो खोले जाते हैं वो इसी के आधार पर है। फ्री में ट्रीटमेंट जो आपको दिया जा रहा है, फ्री में दवाई जो दी जा रही है, ठीक है ना। मेडिकल, पहला पॉइंट है मेडिकल सहायता पाने का अधिकार, सरकारी अस्पताल वगैरह। दूसरा, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। विधिक सहायता पाने का अधिकार। इसमें जरा लिख लीजिए, इसी में एक के साथ में लिख लीजिए 2 लाइन में। समाज में वंचित वर्गों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने हुस्न आरा खातून केस। सर्वोच्च न्यायालय ने हुस्न आरा खातून केस में निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया। अब मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास अपना केस लड़ने का पैसा नहीं है, तो फिर उसको सरकार क्या अवेलेबल कराएगी? एडवोकेट अवेलेबल कराएगी। अरे भाई तुम गरीब छोड़ो, हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपना पक्ष रखने का, विधिक सहायता पाने का। भैया कसाब को भी तो दिया गया एडवोकेट। और कहीं उसको ये ना लगे कि मुझको एक ऐसी लल्लू पल्लू वकील पकड़ा दिया गया, इसीलिए उसको इंडिया का बेस्ट एडवोकेट दिया गया, राम जेठमलानी। समझ रहे हो ना? तो वो सारी फीस कौन देता है? सरकार देती है। अब वो वकील थोड़ा फ्री में काम करेगा, वकील तो पैसा लेगा। राम जेठमलानी है, एक हियरिंग का 15 लाख रुपया लेगा, तो कौन देगा? सरकार। क्योंकि हमारी विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या कहती है? हमारा संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, अच्छा ये जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये तो जो है विदेशियों को भी प्राप्त अधिकार है। तो हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है ना, इसलिए उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। तो अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है, नागरिक भी, वो भी जाएगा, उसको भी एडवोकेट दिया जाएगा, एपीओ मिलेगा उसको, है ना। या फिर अपने मर्जी का कोई भी वकील हायर कर सकता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट जरा, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार। आपको हथकड़ी लगा करके भी नहीं गिरफ्तार करके ले जाया जा सकता। अगर आपके घर में पुलिस वाले आ रहे हैं कि तुमने फलाने को कल मारा था ना, खपरी उसकी फूट गई है और वो जो है मरने की कंडीशन में पड़ा है अस्पताल में, तो पुलिस तुमको इसे लेके जाएगी, हथकड़ी नहीं पहना के ले जा सकती, क्योंकि अभी तक आपका दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तक आपको जो है सजा नहीं दे दी ना कोर्ट ने, न्यायपालिका ने। हाँ, तो आपको केवल ऐसे पकड़ के लेके जाया जाएगा, हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। वो पहले की मूवी में देखो हथकड़ी भी लगा के ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बेड़ियाँ उड़ियाँ लगाना जो नहीं होता था पूरा, कौन सी मूवी थी? अजय देवगन की कौन सी मूवी थी यार? कयामत नहीं है यार, कोई और है उसमें। वो
हाँ पूरा वो है जो भी है, मतलब तो उसमें नहीं देखे, तो वो अब हथकड़ी भी नहीं आप लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी मना किया है, रोक लगाई कि अब किसी भी व्यक्ति को आप जेल में रखें तो उसको हथकड़ी लगा के नहीं आप जेल में रख सकते। अरे तो अब जो है वो अलग मैटर है, ठीक है। तो हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार, ये बेड़ियाँ उड़ियाँ। अगला लिख लीजिए, रात में गहरी नींद सोने का अधिकार, रात में गहरी नींद सोने का अधिकार। और एक बहुत बेहतरीन अधिकार है, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, देरी के विरुद्ध अधिकार। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध किया है सन 2000 में और 2000 में सेशन कोर्ट ने आपको दे दी फांसी की सज़ा, और फिर उसमें आपने अपील किया हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें 10 साल का समय लग रहा है। और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद आप चले गए राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति 6 साल से फाइल को लटकाए है। तो आपको फांसी में न्यायपालिका क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी गई तो जल्द से जल्द उसको फांसी दे दी जाए, उसको पेंडिंग पे न डाला जाए, क्योंकि कोर्ट की मानती है कि वो व्यक्ति तो एक तरीके से अपनी सजा पूरी कर चुका ना। फिर अब 20 साल से 20 साल पहले उसको फांसी की सजा हुई थी और तब से उसको आप लटकाए हुए हैं कि हाँ अभी राष्ट्रपति भी 6 साल से फाइल लटका के हाँ भी हम सुनवाई करेंगे, भाई रुको। तो बेचारा डेली जो है मर मर के जी रहा है, डेली उसको ये डर सता रहा है कि पता चले कल राष्ट्रपति कहीं सुनवाई कर ले कि इसको फांसी दी जानी हो, परसों लटका दो इसको। तो वो तो अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक केस आया राजीव गांधी वाला। राजीव गांधी वो लिट्टे के जो नक्सलवादी थे, उन्होंने उनकी हत्या की, उनको क्या किया गया, फांसी की सजा दे दी गई 1991 में। हाँ 1991 का ये केस, 1991 में उनको शायद पहली बार हियरिंग हुई थी। 1995 में सेशन कोर्ट ने उनको क्या कर दी, फांसी की सजा दे दी 1995 में। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की गई, हाई कोर्ट ने भी 98 या 99 में हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया, फांसी की सजा बरकरार रखी। फिर उसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। अब 2004 में ये फाइल चली गई राष्ट्रपति के पास, 2004 में फाइल गई राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति लगभग 4 से 5 साल राष्ट्रपति उस फाइल को पेंडिंग में डाले रहे। तो 2011 में 10 या 11 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस उसमें सुनवाई की और कहा कि इसको अब बरी कर दिया जाए, राजीव गांधी केस में। यानी उन व्यक्तियों को फांसी की सजा थी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सुमोटो के तहत सुनवाई की और उसको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। और कहा गया कि इन्होंने अपनी 20 साल की सजा इन्होंने पूरी कर ली जेल में रहते हुए, 1991 से और 2011 तक ये जेल में है। तो कितना साल हो गया, 20 साल हो गया ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 20 साल तो ये ऑलरेडी सजा पा चुके हैं, और अगर आपको फांसी की सजा देनी थी तो 6 साल से आप फाइल क्यों लटकाएं, आप पहले ही आप इसमें जजमेंट दीजिए। तो बेचारा डेली मर मर के वो जी रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अब एक तरीके से आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के तहत आ जाएगा कि एक ही अपराध के 2 बार सजा, एक तो 20 साल की सजा भी उसको हो गई और उसके बाद अब फांसी पर लटकाया जा रहा है। तो उसी 20 क्लॉज 2 को कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, 2011 में उन सभी को जिनको फांसी सजा दी गई थी राजीव गांधी केस में, उनको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। बाइज्जत बरी, क्या वो बाइज्जत बरी का मतलब होता है कि आपके ऊपर अब कोई केस नहीं लगा है और हटा दिया जाए, ठीक है। यानी कि आप बिल्कुल उसी तरीके से क्लीन हैं जैसे कि अभी आप बैठे हैं, तो उनको बाइज्जत बरी थोड़ा इसको कहेंगे। लेकिन 20 साल की सज़ा उनको हो चुकी, अब उनको बरी कर दिया गया, है ना। तो इसमें ज़रा लिख लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार लिख लियो, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार लिखिए ज़रा 1 मिनट। टीवी वाथीसरन, टीवी वाथीसरन व्यक्ति का नाम है, टीवी वाथीसरन। हाँ, टीवी वाथीसरन वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1983। टीवी वाथीसरन वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1983। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति के समक्ष मृत्युदंड से संबंधित याचिकाओं को 2 वर्ष के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए। 2 वर्ष के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।
इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति के समक्ष मृत्युदंड से संबंधित याचिकाओं को 2 वर्ष के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए। यदि 2 वर्ष की अवधि में निर्णय नहीं होता है तो यदि 2 वर्ष की अवधि में निर्णय नहीं होता है तो सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाना चाहिए। तो सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। राजीव गांधी हत्याकांड केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि फांसी में देरी राजीव गांधी हत्याकांड केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि फांसी में देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। फांसी में देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और इस आधार पर मृत्युदंड को उम्र कैद में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने, भाई अब सुप्रीम कोर्ट अपने आप से थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची, अब तमाम जो वकील हैं सब बाल की खाल निकालेंगे सब। तो सीधी सी बात है कि अगर ये कोई भी दलील देगा कि देखिए उस केस में 1983 में क्या हुआ है कि टीवी जो क्या नाम था इसका, हाँ वासी था, ठीक है, इस केस में क्या हुआ है कि साफ साफ बताया गया कि 2 वर्ष से ज़्यादा तक फाइल पेंडिंग में नहीं रखेगा राष्ट्रपति, और यहाँ पर राष्ट्रपति 5 साल से फाइल पेंडिंग में रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कह दिया कि ठीक है, अब ये क्या है, मृत्युदंड की सजा को हटाकर क्या कर देना है, उम्र कैद, और उम्र कैद 20 साल वो कर चुका है अपनी पूरी, तो उसकी उम्र कैद की सजा पूरी हो गई। ठीक है, उम्र कैद का मतलब ये नहीं होता कि टिल द डेथ जेल में रहेगा, नहीं। ठीक है, उम्र कैद की सजा कभी कभी 20 साल में भी निपटा देती है, कभी 14 साल में भी, कुछ केसों में 14 साल में भी खत्म कर दी जाती है। इस केस में तो 20 साल, वो उम्र कैद वो नहीं है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि प्रिजन टिल डेथ, प्रिजनमेंट टिल डेथ, यानी कि इसको कैद में तब तक रखा जाए, उसकी मृत्यु तक कैद में रखा जाए, वो अलग मैटर। लेकिन उम्र कैद का मतलब ये नहीं कि पूरे आजीवन उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट जो है टिल डेथ जब कहा जाएगा तभी उसको रखा जाएगा मृत्यु तक। ठीक, हाँ, आजीवन कारावास वो 20 साल में 20 साल अधिकतम होता है आजीवन कारावास। अगर केवल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आजीवन कारावास की सजा है, उसको 20 साल 14 साल में देखो तुम, उसको 20 साल 14 साल में उसको वो कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, अभी तक बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई रहा हो टिल द डेथ तक, उसको कोर्ट ही क्या कर देगी, 14 साल 20 साल में कह देगी कि अब इसने जो है पर्याप्त अपनी सजा भुगत ली है, और समय समय पर उनको छोड़ते रहा जाता है। कभी कभी तो 20 साल की सजा को घटा के 14 साल कर दिया जाता है, कभी 14 साल की सजा को घटा के 10 साल कर दिया जाता है। ये सारे क्या होते हैं, अगर उस व्यक्ति के जो बिहेवियर है तो इसके आधार पर। अच्छा, जेल में किसी व्यक्ति को इसलिए थोड़ा रखा जाता है कि उसने इस सजा की है इसलिए इसको दंड स्वरूप, एक तरीके से ये कि समाज से अलग रहेगा तो इसमें सुधार आ जाएगा। जेल में रखा जाने का जो तर्क है वो ये है कि इस व्यक्ति को अलग से रखा जाए, इसको अपनी गलती का एहसास हो तो ये क्या हो जाए, सुधर जाएगा। हमारी जो है कानून ये थोड़ा कहता है कि किसी व्यक्ति को जो है बिल्कुल से आप मतलब दंडित करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य क्या है, सुधार लाना। तो अगर जो है समय समय पर कोर्ट ये इस बात को देखे कि हाँ इस व्यक्ति में सुधार आ चुका है और अब ये क्या है, अब ये अपना जीवन सही ढंग से काटेगा, तो उसको बरी भी कर देती है समय समय पर। भाई देखो 26 जनवरी को तमाम जो है पता चले राष्ट्रपति ही क्षमादान करे दे रहा है ना। हमेशा कभी कभी तमाम जो बहुत सारे संगठन हैं, ये तमाम संगठन लग जाते हैं। अरे बदलापुर देखो कि नहीं देखे, देखो बदलापुर, तो उसमें देखो उसको छोड़ दिया जाता है,
क्या नाम है यार इसका, नवाजुद्दीन को लास्ट में छोड़ दिया जाता है। वो कौन सी हीरोइन है, वो जो है वो बिल्कुल कोर्ट में जाती है कि इस व्यक्ति को कैंसर हो चुका है, उसको कैंसर था, तो फिर उसको जो है लगभग वही उसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन उसको 14 साल में उसको निकाल दिया जाता है बाहर, नवाजुद्दीन को। देखिए ये मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो है आईपीसी का सेक्शन बिल्कुल अलग है। इसमें कोर्ट के हाथ में होता है कि क्या ये उम्र कैद की सज़ा को कब ये 20 साल कर दे रही है, कब 14 साल कर दे रही है। ये फिर अब इतना ज़्यादा मुझे भी नॉलेज है तो मैं भी ना वकालत करना चालू कर दूँ भाई, सीधी सी बात है यार। ये आईपीसी और संविधान में बहुत अंतर है। कल मैंने अपने पिताजी से पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि सबसे बेस्ट वकील कौन माना जाता है जिसको संविधान का नॉलेज हो। कह रहे हैं संविधान का कुछ काम ही नहीं पड़ता। अब बताओ, कह रहे हैं संविधान का कोई काम ही नहीं पड़ता है सेशन कोर्ट वगैरह में। कह रहे हैं बाकी जो रिट वगैरह है उसका काम पड़ता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तो रिट का भी आवश्यकता नहीं है। जो अब रिट आर्टिकल 32 और 226 है, तो कह रहे हैं यहाँ पर केवल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, केवल 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और सेटलमेंट। 20,000 तुम लो, 15,000 अधिकारी को दो, 10,000 दरोगा को दो, 20,000 जज को दो। तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है केवल मनी से सेटलमेंट, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, बस। कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, तो वो एक अलग बिल्कुल मैटर हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर अब कोर्ट कब उम्र कैद की सज़ा को क्या डिक्लेयर कर रही है, कब 20 साल कर दे रही है, कब 14 साल कर दे रही है, इतना डिटेल में मेरे को नॉलेज नहीं है। क्योंकि आईपीसी हमने पढ़ी जरूर है, लेकिन आईपीसी सिर्फ पास होने के लिए पढ़ी है बताएं, है ना। उस समय नहीं था ना कि यार उसको, उसी समय तैयारी स्टार्ट की यूपीएससी की, और उसी समय जो है इलाहाबाद गए तो एडमिशन भी ले लिया। ठीक है, उसी समय एडमिशन भी ले लिया। तो अब मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये मेरी एक बड़ी भूल थी, मुझको जो है सिंसियर होकर मुझको करना चाहिए था, लेकिन उसी समय चूंकि मैंने तैयारी भी स्टार्ट की और उस समय एडमिशन ले लिया, तो अब एक ही चीज़ हो सकता था, या तो आप डेली क्लासेस जाके ज्वाइन करिए और उसमें आप पढ़िए, या तो आप यूपीएससी पढ़िए। तो फिर हमने कहा चलो उसमें तो पास हो ही जाएंगे, इसको फोकस करो, तो वो इसको फोकस किए। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको केस स्टडी जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं बिल्कुल बता सकता कि इस केस में क्या बिल्कुल सजा होगी। वो तो यार फिर देखो वकील यार कितना जो है किताबों को पलटाएंगे, फिर एविडेंस और ये वो तमाम बाल की खाल निकालना, यही तो है। ठीक है, खैर आगे ज़रा लिखिए एक आध केस स्टडी और। हाँ, केस स्टडी क्या लिखना है, हेडिंग डालिए मरने का अधिकार, मरने का अधिकार, है ना। लिखिए इसमें पी रतनाम केस 1994, पी रतनाम। अच्छा, कल मैंने कल किताबें खोजी कि सबसे लेटेस्ट ये जो जजमेंट वाली है वो किताब घर में कौन सी रखी है, तो रखी थी जून जुलाई वाली एविडेंस 2021। हाँ, वो हर महीने आती है ना। हाँ, तो कल मैंने खोजी, मैंने कहा लो पढ़ा जाए तो किताब इतनी थी एविडेंस, मैंने कहा कहाँ से मैं पढ़ूंगा इनको। भैया वकीलों का अच्छा काम है, अच्छा उनके पास केस आया तो वो फिर पलटाएंगे पूरा कि कौन सा केस कैसा है, उनका वो काम ही है। अब हमारे लिए हो सकता नहीं ना इतनी ज़्यादा। हाँ, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ क्या चीज़, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कैंपस से। ठीक है, तो अब वही चीज़, तो अब मैंने क्या बताया कि अब या तो मैं रेगुलर क्लास ज्वाइन करूं, या तो यूपीएससी की तैयारी करूं, तो तमाम जुगाड़ लगा करके और एचओडी से मिल के और कहीं छात्र संघ के नेताओं से वो कर करके उस तरह तो जो है हम लोग किसी तरह वो कि जाए अटेंडेंस लगवा के निकले, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कहाँ भाई, देखिए आप जब तक आप सिंसियर नहीं कोई एक काम करेंगे, आपको उस चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी कभी। सीधी ये मैंने इस बात को आजमाया कि जो भी काम करिए तो बिल्कुल शिद्दत से करो, और अगर आप एक साथ दो तीन चीज़ आप सोच रहे हैं निपटा लें तो सब रेता फैल जाएगा, है ना। खैर क्या चीज़, हाँ, मरने का अधिकार, पी रतनाम केस 1994। लिखिए, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मरने के अधिकार को, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया।
इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया, परंतु ज्ञान सिंह कौर केस 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को उलट दिया और निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 गरिमामयी जीवन के साथ साथ गरिमामयी मृत्यु को भी सुनिश्चित करता है, और अनुच्छेद 21 गरिमामयी जीवन के साथ साथ गरिमामयी मृत्यु को भी सुनिश्चित करता है। तथा सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या को गरिमामयी मृत्यु नहीं माना, तथा इस आधार पर आत्महत्या को आईपीसी सेक्शन 309 के तहत दंडनीय अपराध माना है। 309 के तहत दंडनीय अपराध माना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ज्ञान सिंह कौर केस में सेक्शन 309 को वैध ठहराया गया है। सेक्शन 309 को वैध ठहराया गया है, परंतु यह निर्देशित किया गया कि राज्य का यह प्रयास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित ना हो, तथा राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जो राज्य को जीवित रहने की प्रेरणा देता हो, तथा राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जो व्यक्ति को जीवित रहने की प्रेरणा देता हो। नहीं बात समझ में आई? ये वाली आ गई ना? इसीलिए रोजगार देना राज्य की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति, अगर अभी इलाहाबाद में एक लड़के ने क्या किया था, सुसाइड किया था, और नोट क्या लिखा था कि वो आत्महत्या कर रहा है कि रोजगार नहीं है, तो इसकी सुनवाई की सकती है कोर्ट द्वारा। ये राज्य को क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है। लेकिन अच्छा, राज्य का भी ये चूंकि रोजगार देना ये डीपीएसपी के तहत आता है, तो राज्य भी कहते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे संसाधन होंगे या जैसे जैसे संभव होगा हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये क्योंकि ये फंडामेंटल, बिल्कुल इसको फंडामेंटल राइट मॉनिटरी नहीं कर सकते ना, कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना उसका मौलिक अधिकार ही है। भाई अगर इसको मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा, देखिए इसीलिए ये मौलिक अधिकार को पूरा करने के लिए एक तरीके से क्या है, उसका पूरक है, ना कि
हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना उसका फंडामेंटल राइट है। एज्यूम करिए कि फंडामेंटल राइट और उसको पूरक होने में, दोनों में अंतर है। जो ये पूरक करने वाले जो अधिकार हैं उसके लिए क्या कर सकता है कि कोर्ट जो है आदेश दे सकती है, सरकार प्रयास कर सकती है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मतलब संभव ही हो। ठीक, प्रयास करना और संभव होना दोनों में अंतर है। ठीक है, फिर पैराग्राफ जरा चेंज करिए, लिखिए ओके, लिखिए परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में इस सेक्शन में सुधार करते हुए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में इस सेक्शन में सुधार करते हुए कहा कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति, आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे मानसिक बीमार मानकर उसका इलाज करवाया जाना चाहिए। उसे मानसिक बीमार मानकर उसका इलाज कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो भी व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, एक्चुअली में ये क्या है, ये मानसिक अपराधी है, मतलब मानसिक बीमार है, मानसिक अपराधी नहीं, मानसिक बीमार है। ठीक है, और मानसिक बीमारी के कारण ही क्या कर रहा है, सुसाइड का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसको जेल में डाल देना उसका सोल्यूशन नहीं है ना भाई। कानून तो ये मानता है किसी चीज़ के सोल्यूशन में जाना। वो देखिए, वो अपराध की भी सजा तभी देगा जब आपने वो अपराध आपकी इच्छा के साथ किया हो। भाई हमारा जो न्यायपालिका है वो आपका एक्ट नहीं देखता, वो देखता है कि आपका जो है इरादा क्या था, इरादा देखता है, इरादा, ना कि आपका एक्ट। ठीक है, तो आपने सुसाइड तो किया, लेकिन उसमें क्या कोर्ट ने क्या माना कि वो व्यक्ति मानसिक बीमार है, तो उसकी मानसिक बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए। उसका सोल्यूशन ये नहीं कि उठा के उसको जेल में डाल दो। ठीक, वो जेल में जाकर के सुसाइड का अटेम्प्ट करेगा। भाई जेल में भी तो सुसाइड होते हैं, नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ पुलिस वाले बना देते हैं। हाँ, चलिए एक हेडिंग डाल लीजिए, इच्छा मृत्यु, इथनेशिया, इच्छा मृत्यु यानी इथनेशिया। पहला पॉइंट एक्टिव इथनेशिया, देखो इच्छा मृत्यु। जब समय खत्म होने लगता है तो फिर मेरे हाथ घुमाने लगते हैं। इथनेशिया, ठीक है, इथनेशिया दो तरीके का होता है, इच्छा मृत्यु दो तरीके का हो सकता है, एक्टिव इथनेशिया और पैसिव। एक्टिव इथनेशिया और पैसिव इथनेशिया। इथनेशिया मीन्स इच्छा मृत्यु। ठीक है, हेडिंग डाली तुरंत एक्टिव इथनेशिया। 3 मिनट का समय केवल। एक्टिव इथनेशिया, अब फंडामेंटल राइट खत्म वहां से। एक्टिव इथनेशिया, आज मैं पूरा घर से विचार बना के आया था कि आज तुम लोग केवल मैं आर्टिकल बता दूंगा, खत्म है। हाँ, 21A अलग आर्टिकल है, ध्यान देना, वो क्लॉज नहीं है, वो ऐसे लिखा जाता है 21A। 21A मतलब अलग। वो क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, वो उनका मौलिक अधिकार कर दिया गया है 21A को। ठीक है, इसमें लिख लीजिए एक्टिव इथनेशिया में, इससे आशय है कि हाँ बोलो। हाँ, 2-3 मिनट में। ठीक है, फोन आ गया, देखो फोन आ गया, बैठ छोड़ो। देखिए एक्टिव इथनेशिया,
इससे आशा है कि अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग यार 1-2 दिन मेहनत कर लो, मेरी कोचिंग आ जाओ, मैं तुम लोगों का ये फंडामेंटल राइट कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं कर रही कि मैं तुम लोगों का ये छोड़ दूँ। ठीक है ना, है वो 4 बजे वाले वो अलग चीज़ें चल रही हैं, वो तुम लोगों को केवल फंडामेंटल राइट है मुझे ख़त्म करना है। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा करो कि 2:30 से लेके 5:30 बजे तक बैच है। तुम लोग ऐसा करना 11:30 बजे, हाँ हो सकता है कि फ्राइडे को यहाँ पर कोई प्रोग्राम होने वाला है। संडे को मैं रहता नहीं ना, सैटरडे संडे यहाँ बांदा में नहीं रहता। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक, क्योंकि देखो मैं, या तो ऐसा कर लो तुम सुबह अगर 8 बजे वाली क्लास जिस दिन ना करनी हो तो उस दिन आ जाओ, सुबह 7:30-8 बजे आ जाओ। ठीक है, संकट मोचन के आगे है, संकट मोचन आगे बाएं हाथ पर सबका स्टोर है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है। ठीक है, वहीं पर किसी से पूछ लेना, सबका स्टोर संकट मोचन के बिल्कुल आगे क्योटा चौराहे की तरफ जब जाओगे, और वहीं पर ही है अमेरिकन है, और वहीं पर मेरा इंस्टीट्यूट है। हाँ, लर्नर्स पॉइंट नाम से है। ठीक है, तो 1-2-3 दिन के लिए आ जाओ, तो वहाँ पर 2-2 ढाई घंटे, अरे मुझे तो अलाउ कर दो तो मैं यहीं जो है 2 बजे तक अभी पढ़ा के कंप्लीट करा दूँ। हाँ देखिए, एक होता है एक्टिव एथनेशिया, एक होता है पैसिव एथनेशिया। एक्टिव एथनेशिया की जो है परमिशन नहीं मिली है, यानी कि एक्टिव एथनेशिया का मतलब होता है कि ऊपर से कोई इंजेक्शन लगा करके और उस व्यक्ति को मार दिया जाए, ये परमिशन नहीं मिली। पैसिव एथनेशिया की परमिशन मिली है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है जो सही हो ही नहीं सकता, उसके लिए एक पहले क्या किया जाएगा, मेडिकल एक टीम बनाई जाएगी, डॉक्टरों का पैनल, जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर भी होगा, है ना, कुछ और बड़े अधिकारी डॉक्टर, 4 डॉक्टर होंगे, एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, 3 और डॉक्टर होंगे। उस पैनल में एक डॉक्टर शामिल किया जाएगा जो उस व्यक्ति का इलाज कर रहा है, और वो अगर पैनल कह दे कि अब ये व्यक्ति सही हो ही नहीं सकता, ये आजीवन किस में रहेगा, कोमा में रहेगा आजीवन, है ना, तो उसमें क्या किया जाएगा कि हाई कोर्ट, फिर वो अपनी रिपोर्ट किसको भेजेंगे, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट का, अब जो हाई कोर्ट है वो अब डिसाइड करेगी कि इस व्यक्ति को एथनेशिया देना है कि नहीं देना। तो अब हाई कोर्ट क्या करेगी, एक्टिव एथनेशिया तो हमारे यहाँ लीगल है नहीं, कि एक्टिव एथनेशिया क्या होती है कि अलग से इंजेक्शन लगा करके उस व्यक्ति को मार दिया जाए, है ना। दोनों केस में वो व्यक्ति क्या है, सही हो नहीं सकता, लेकिन एक्टिव एथनेशिया मतलब क्या है, अलग से इंजेक्शन लगा के मार दिया जाए, ये नहीं, इसकी परमिशन नहीं दी गई। परमिशन किसकी दी गई है कि वो व्यक्ति जिस लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स पर निर्भर है, यानी कि ऑक्सीजन मास्क या फिर वेंटिलेटर्स, यानी इन चीज़ों पर जिस पर वो निर्भर है कि अगर ये वेंटिलेटर हटा दिए गए तो ये मर जाएगा, तो वो हमेशा क्या वेंटिलेटर पर है, हमेशा डेली का जो है वेंटिलेटर का 4,000-5,000 का खर्चा वो अलग है, तो उस व्यक्ति के जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है वो हटा दिए जाएंगे, उसको वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा, उसका जो भी वो महंगे इंजेक्शन है कि डेली महंगा इंजेक्शन लगना ही लगना है, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगा तो मर जाएगा, तो वो इंजेक्शन फिर नहीं लगाया जाएगा। यानी अलग से कोई चीज़ नहीं देनी है कि अलग से उसको जहर का इंजेक्शन देके मार दिया जाए, अलग से चीज़ें नहीं देनी। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। धन्यवाद।